हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। हम लोग इस सेशन में वीकली करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं। ये 31 अक्टूबर टू 6 नवंबर तक का सारे न्यूज़ हैं इसमें। और इसमें इस वीक में जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट है और उससे जो बनने वाले इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सभी को हमने इस सेशन में शामिल किया है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन जो न्यूज है वो गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन। और गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2023 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर गुजरात में पहली हेरिटेज ट्रेन का उद्घाटन किया। और 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस। ठीक है, ये भी याद रखना है। राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है। और ये ट्रेन जो है एकता नगर रेलवे स्टेशन से अहमदाबाद के बीच चलेगी। कहाँ से कहाँ चलेगी? एकता नगर रेलवे स्टेशन से अहमदाबाद के बीच, जो केवड़िया में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी से जोड़ता है। और यह ट्रेन यात्रियों को अपनी अनूठी विरासत के साथ भाप इंजनों के बीते युग की याद दिलाती है। और ट्रेन को एक इलेक्ट्रिक इंजन के द्वारा चलाया जाएगा जिसे देखने में भाप लोकोमोटिव जैसा डिजाइन बनाया गया। मतलब सिर्फ इसका डिजाइन जो है वो भाप लोकोमोटिव इंजन जैसा है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक इंजन है। ठीक है, और इसका जो अंदर वाला पार्ट है वो लकड़ी से बना हुआ है, फर्निश किया गया है। और रेलवे मंत्रालय ने 2022 में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। ठीक है, जो गुजरात में बड़ोदरा डिवीजन के अंतर्गत आता है। और गुजरात के केवड़िया में स्थित विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। तो ये भी याद रखना है। देखिए, नेक्स्ट न्यूज है ग्वालियर और कोझिकोड यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल। तो दो शहर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल हुए हैं, ग्वालियर और कोझिकोड। ध्यान में रखना है, ग्वालियर और कोझिकोड कम से कम नाम ध्यान में रखना है कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में किसको शामिल किया गया है? ग्वालियर और कोझिकोड को। ओके, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस पर चलते हैं। तो ये विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर 2023 को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में भारत के दो शहरों ग्वालियर और कोझिकोड को शामिल किया गया। और यूनेस्को के अनुसार ग्वालियर और कोझिकोड समेत विश्व के 55 शहरों को इस सूची में शामिल किया गया। कितने शहरों को शामिल किया गया? 55 शहरों को। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर ने संगीत श्रेणी में इस प्रतिष्ठित सूची में जगह बनाई। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस श्रेणी में ग्वालियर को इस सूची में जगह मिला है। तो इस श्रेणी में ग्वालियर को, संगीत के श्रेणी में ग्वालियर को मिला है। ठीक है, और यहाँ से नेक्स्ट जो है वही केरल के कोझिकोड को साहित्य श्रेणी में इस सूची में मिला है। जो कोझिकोड है उसको किस में? साहित्य में, लिटरेचर में। ठीक है, तो अब तक इस सूची में 100 से अधिक देशों के 350 शहरों को शामिल किया गया है। और इस सूची में सात रचनात्मक शिल्प और लोक कला, डिजाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, साहित्य, मीडिया, कला और संगीत को शामिल किया गया है। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें से आगे लिखा गया है संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है सबसे, कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर। और 31 अक्टूबर को इंडिया में क्या है? राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म जयंती पर। और यूनेस्को का रचनात्मक शहरों का नेटवर्क जो है ये कब से स्टार्ट हुआ? ये 2004 से स्टार्ट हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। यूसीसीएन का उद्देश्य उन शहरों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना है जो रचनात्मकता को अपने शहरी विकास में एक रणनीतिक कारक के रूप में पहचानते हैं। जैसे कि तानसेन का नाम आपने सुना होगा, उनका मौसोलियम जो है वो कॉम्प्लेक्स वो ग्वालियर में है, इसीलिए ग्वालियर को संगीत श्रेणी में मिला है। इसी तरह से कोझिकोड भी साहित्य से रिलेटेड है, इसीलिए केरल के कोझिकोड को साहित्य के श्रेणी में मिला है। तो तानसेन से रिलेटेड ग्वालियर है, और उसी प्रकार से केरल का कोझिकोड भी किसी महान साहित्यकार से रिलेटेड है। ठीक है,
नेक्स्ट है सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण। तो सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में किया गया। ठीक है, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 1 नवंबर 2023 को महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर का कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। और वो अनावरण किसने किया? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने। और ये प्रतिमा सचिन के जीवन के 50 वर्षों को समर्पित है। इस प्रतिमा को महाराष्ट्र के अहमदनगर के चित्रकार और मूर्तिकार प्रमोद कामले ने बनाया है। तो प्रतिमा को बनाया किसने? मूर्तिकार कौन है? प्रमोद कामले। सचिन तेंदुलकर ने वर्ष 2013 में वानखेड़े स्टेडियम में ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था। और सचिन को इस प्रतिमा में उनके ट्रेडमार्क लॉफ्टेड ड्राइव पोज में चित्रित किया गया है। तो पूछा जा सकता है कि किस पोज में चित्रित किया गया है सचिन की प्रतिमा को? तो लॉफ्टेड ड्राइव पोज में। ओके, नेक्स्ट है दीपेश नंदा टीपीआरईएल में सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त है। तो टीपीआरएल क्या है? तो टाटा का एक कंपनी है। और टीपीआरईएल का फुल फॉर्म होता है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। ओके, देख लीजिए यहाँ पर है फुल फॉर्म ये टीपीआरईएल का। और इसके अध्यक्ष जो हैं वो बनाया गया। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं एमडी के रूप में किनको नियुक्त किया गया? दीपेश नंदा जी को। और नंदा सौर ऊर्जा सहित टाटा पावर के नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो की वृद्धि और लाभप्रदता की देखरेख करेंगे। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। टीपीआरईएल स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा आधारित बिजली उत्पादन क्षमता के लिए टाटा पावर का प्राथमिक निवेश माध्यम है। ओके, नेक्स्ट न्यूज पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है बांग्लादेश की साइमा वाजिद हु में दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक बनी। तो ये साइमा वाजिद है कौन? ये न्यूज में इसलिए भी है, ये साइमा वाजिद बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना है उनकी बेटी है। यहाँ पर हमने लिखा भी है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी है। और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ है साइमा वाजिद। और इनको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नामित किया गया है। इस पद के लिए 1 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में हुए चुनाव में उन्हें नेपाल के शंभू प्रसाद आचार्य से 6 वोट अधिक मिले। ठीक है, तो इन्होंने किनको हराया? शंभू प्रसाद आचार्य को। साइमा वाजिद ने ऑटिज्म तथा मानसिक रोगों के क्षेत्र में व्यापक काम किया है, जो श्रीलंका में जन स्वास्थ्य नियमों में सुधार के आधार बने। इन्होंने इस आधार पर ही श्रीलंका में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2018 और 2020-25 के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति योजना लागू की गई। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्तमान दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय निर्देशक क्षेत्रपाल सिंह 1 फरवरी 2024 को सुश्री वाजिद को कार्यभार सौंपेंगे। मतलब कि इनके पहले कौन है? क्षेत्रपाल सिंह। ठीक है, भारत उन देशों में शामिल रहा है जिन्होंने इस चुनाव से बहुत पहले ही बांग्लादेश के उम्मीदवार के लिए समर्थन व्यक्त कर दिया था। क्यों? ओके, नेक्स्ट न्यूज है बांग्लादेश में भारत के सहयोग से निर्मित 3 परियोजनाओं का उद्घाटन। अब ये कौन कौन सी परियोजना है उसको जानेंगे। तो ये परियोजना है अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, फर्स्ट परियोजना। ओके, सेकेंड है खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन। और तीसरा परियोजना है मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट 2। ये 3 परियोजना है। और अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक परियोजना को भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश को दी गई 392.52 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता के तहत क्रियान्वित की गई है। और बांग्लादेश में 6.78 किलोमीटर दोहरी गेज रेल लाइन और त्रिपुरा में 5.46 किलोमीटर के साथ अखौरा अगरतला रेल लिंक की लंबाई 12.24 किलोमीटर है। और इसका जो उद्घाटन किया वो संयुक्त रूप से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मिलकर किया। ओके, खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन परियोजना को भारत सरकार की रियायती ऋण सुविधा के तहत 388.92 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल परियोजना लागत के साथ कार्यान्वित किया गया है।
और खुलना मोंगला परियोजना में मोंगला बंदरगाह और खुलना में मौजूदा रेल नेटवर्क के बीच लगभग 65 किलोमीटर ब्रॉड गेज रेल मार्ग का निर्माण शामिल है। नेक्स्ट, एआई सुरक्षा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन ब्रिटेन में आयोजित हुआ। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही न्यूज हेडलाइन ही है कि एआई सुरक्षा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ, तो वो ब्रिटेन में आयोजित हुआ। ठीक है, और ये एआई का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही हिंदी में हम लोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। और ये इसके सुरक्षा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन ब्रिटेन में 1-2 नवंबर 2023 को आयोजित हुआ। तो ये पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन है, इसीलिए एग्जाम के पर्पज से ये खुद में ही बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और शिखर सम्मेलन में अग्रणी थिंक टैंक, एआई विशेषज्ञ, प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान और समान विचारधारा वाले देशों के सरकारी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत सहित 27 अन्य देशों और यूरोपीय संघ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों का आकलन करने के लिए मिलकर काम करने हेतु एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए। भारत की ओर से केंद्रीय कौशल विकास, उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर, तो ये इनका डिपार्टमेंट याद रखना है आपको, ने इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन एआई के जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित करने पर केंद्रित था। यह शिखर सम्मेलन एआई के लिए विश्वव्यापी नियम स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक कदम के रूप में काम कर सकता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है मानव या कंप्यूटर द्वारा विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत मानव मस्तिष्क के कार्य करने के तरीकों आदि के आधार पर कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम विकसित किया जाता है। नेक्स्ट है, थाईलैंड ने भारतीय नागरिक को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा प्रदान की। तो थाईलैंड ने भारतीय नागरिक को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा प्रदान की, और इसमें से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, क्योंकि थाईलैंड, श्रीलंका जैसे देश जो हैं वो उनकी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर बहुत ही अधिक निर्भर है। तो थाईलैंड ने अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भारत और ताइवान से आने वाले लोगों के लिए वीजा आवश्यकताओं को माफ कर दिया। 10 नवंबर 2023 से भारतीय बिना वीजा के थाईलैंड की यात्रा कर सकते हैं और वहां कितने दिन रह सकते हैं? 30 दिनों तक रह सकते हैं। भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए थाईलैंड में वीजा मुक्त पहुंच 10 नवंबर 2023 से 10 मई 2024 तक उपलब्ध है। और इसी तरह से श्रीलंका ने भी भारत सहित 6 अन्य देशों, तो श्रीलंका ने 7 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश के लिए की घोषणा की है। उसमें कौन कौन से 7 देश? भारत, चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि श्रीलंका ने कितने देशों को वीजा मुक्त प्रवेश के लिए घोषणा की है। तो 7 देश हैं। टोटल कितने देश हैं श्रीलंका के लिए? 7 देश हैं। तो ये याद रखना है, श्रीलंका ने 7 देशों के लोगों को वीजा मुक्त प्रवेश का अनुमति दिया है, और 7 देशों का हमने यहाँ पर लिख भी दिया है। श्रीलंका सरकार ने 31 मार्च 2024 तक अपने देश में भारतीय पर्यटकों को वीजा मुक्त प्रवेश देने का निर्णय लिया है। हेनले एंड पार्टनर्स के न्यूनतम पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट धारक बिना वीजा के 57 देशों की यात्रा कर सकते हैं। तो हेनले एंड पासपोर्ट पार्टनर्स के जो न्यूनतम पासपोर्ट इंडेक्स आता है उसके अनुसार कितने देश का यात्रा कर सकते हैं भारतीय? 57 कंट्री का यात्रा कर सकते हैं। और इस सूची में वीजा मुक्त यात्रा, वीजा ऑन अराइवल सुविधा और इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन, जिसको ईटीए भी बोला जाता है, जैसी सुविधाएं प्रदान करने वाले देशों को शामिल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है, डीजीसीए से लाइसेंस पाने वाली पहली ड्रोन कंपनी थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम बन गई है। थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम रतन इंडिया इंटरप्राइजेज लिमिटेड की सहयोगी कंपनी है थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम, और उसके ड्रोन उत्पाद डीओपीओ के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से टाइप प्रमाणन प्राप्त हुआ है। ड्रोन लाइसेंस पाने वाली यह देश की पहली कंपनी है।
जो भी पहला न्यूज है, जो भी देश में पहला होता है वो एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये भी पहली कंपनी बन गई है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें है डीओपीओ के एक बहुउद्देशीय ड्रोन है जो सर्वेक्षण, मैपिंग, निरीक्षण, कृषि निगरानी और आपदा प्रबंधन सहित कई कार्यों के लिए उत्तम है। 5 किलोग्राम से कम वजन वाला यह छोटा ड्रोन 49 मिनट तक 32.4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और 50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर काम कर सकता है। तो इसका स्पेसिफिकेशन है ये। और ये ड्रोन एक उड़ान में 1.5 वर्ग किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, साथ ही एक से अधिक पेलोड के साथ अलग अलग ऊंचाई पर कार्य कर सकता है। नेक्स्ट न्यूज है महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हॉकी, महिला एशियाई चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी 2023। और ये हुआ कहाँ है? झारखंड के राजधानी रांची में। झारखंड के राजधानी रांची में। ठीक है। रांची में कहां पर हुआ? मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में ये हुआ। और 5 नवंबर 2023 को भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापान को 4-0 से हराकर महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2023 अपने नाम किया। और चीन की टीम ने दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। भारत की तरफ से संगीता कुमारी, नेहा, लॉरेंस यामी, वंदना कटारिया ने एक एक गोल किया। तो नाम याद रखना है हॉकी प्लेयर का। बहुत ज्यादा नाम लोगों को याद नहीं रहते हैं, इसलिए क्रिकेटर लोगों का तो नाम याद हो जाता है, बट हॉकी प्लेयर का नाम थोड़ा सा उतना ज्यादा नहीं याद रहता है, तो ध्यान देंगे इस पर। संगीता कुमारी, नेहा, लॉरेंस यामी, वंदना कटारिया ने एक एक गोल किया। और भारतीय टीम इससे पूर्व वर्ष 2016 में सिंगापुर में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। तो इसके पहले कब जीती थी? वर्ष 2016 में जीती थी। और इस बार 2023 में इन्होंने अपने नाम ट्रॉफी किया है। अब नेक्स्ट न्यूज है रूस द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल बुलावा का परीक्षण। तो बुलावा नाम से ही याद रह जाएगा। तो रूस ने 5 नवंबर 2023 को परमाणु चालित पनडुब्बी इंपरेटर अलेक्जेंडर 3 के माध्यम से, तो किसके माध्यम से किया इन्होंने? अलेक्जेंडर 3 के माध्यम से न्यूक्लियर हथियार से ले जाने में सक्षम बुलवा बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। तो आपको सिंपल से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बुलवा क्या है? तो एक बैलिस्टिक मिसाइल है और जो रसिया से रिलेटेड है। रूस ने इसका प्रक्षेपण किया है। और यह मिसाइल रूस के उत्तरी तट के पास श्वेत सागर में पानी के नीचे लॉन्च की गई है। इस अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल जिसको बोला जाता है आईसीबीएम। आईसीबीएम का मतलब है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, और हिंदी में ही इसको लिखा गया है अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, ने रूस के सुदूर पूर्व में मौजूद कम चटका प्रायद्वीप पर एक लक्ष्य का पर हमला किया। इस दौरान मिसाइल ने हजारों किलोमीटर का सफर तय किया। कहां पर? कम चटका में। और बुलवा मिसाइल 12 मीटर लंबी है, इसका स्पेसिफिकेशन है यहाँ पर 12 मीटर लंबी है, रेंज है लगभग 8000 किलोमीटर, और अपने साथ ही 6 न्यूक्लियर हथियार को ले जा सकती है। इंपरेटर अलेक्जेंडर 3 बोरेई श्रेणी की नई परमाणु पनडुब्बियों में से एक है जो 16 बुलवा मिसाइल को एक साथ ले जा सकती है। ओके, ये बहुत ही पावरफुल है। और रूसी नौसेना के पास बोरेई श्रेणी की 3 परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बियां हैं और एक का परीक्षण पूरा हो गया है, 3 अन्य निर्माणाधीन है। बोरेई श्रेणी परमाणु चालित संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों की एक श्रृंखला है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। हीरालाल समारिया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए। हीरालाल समारिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, CIC इंग्लिश में। तो 6 नवंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हीरालाल समारिया को मुख्य सूचना आयुक्त पद की शपथ दिलाई। और YK सिन्हा का कार्यकाल 3 अक्टूबर 2023 को समाप्त होने के बाद से सूचना आयोग का शीर्ष पद खाली था। तो इसके पहले YK सिन्हा थे, और YK सिन्हा 3 अक्टूबर 2023 को रिटायर हो चुके थे, और उनके बाद ये पोस्ट खाली था। तो इसमें से हीरालाल समारिया को नियुक्ति मिला है। समारिया की नियुक्ति के बाद सूचना आयुक्त के 8 पद रिक्त हैं, और वर्तमान में इस आयोग में 2 सूचना आयुक्त हैं। और इस
आरटीआई मामलों के सर्वोच्च अपीलीय प्राधिकरण केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इस प्राधिकरण में, केंद्रीय सूचना आयोग में कितने मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं? एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। 30 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सीआईसी और राज्य सूचना आयोगों में खाली पदों को भरने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों को निर्देश दिया था। दीनानाथ राजपूत को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोनों ही बात इंपॉर्टेंट है, दीनानाथ राजपूत और रोहिणी नैयर पुरस्कार। तो ये दीनानाथ राजपूत कौन है? ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला, जो है बस्तर का इलाका, ये बहुत ही उग्रवादी नक्सलियों से पीड़ित है। मतलब ये इलाका, इन इलाके में उनका प्रभाव बहुत ही अधिक है और उनके इसी इलाके में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार विजेता दीनानाथ राजपूत को 6,000 से अधिक आदिवासी महिलाओं को नक्सल प्रभावित राज्य छत्तीसगढ़ में अपनी उपज बेचने और विपणन करने में मदद की है। दीनानाथ राजपूत ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में केवल महिलाओं के लिए किसान उत्पादक संगठन एफपीओ का स्थापना किया। राजपूत की प्रमुख कार्यों में महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह बनाना, कुशल खेती के तरीके सिखाना, कोल्ड स्टोरेज बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, महिलाओं को उनके उत्पादों और सेवाओं में विविधता लाने में मदद करना, ये सब शामिल है। भारत की प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में से एक रोहिणी नैयर की स्मृति में स्थापित की गई रोहिणी नैयर पुरस्कार ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष 40 वर्ष से कम व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि रोहिणी नैयर पुरस्कार किसके स्मृति में स्थापित किया गया? तब ये इसका जवाब होगा रोहिणी नैयर की स्मृति में, जो कि एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थी। और ये किसको दिया जाता है? 40 वर्ष के कम व्यक्ति को जो ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान देता है। और ग्रामीण उत्थान के प्रति उत्कृष्टता और प्रतिबद्धता का प्रतीक यह पुरस्कार 10 लाख रुपए के नकद पुरस्कार के साथ दिया जाता है। कितना रुपया इसमें इनाम में मिलता है? 10 लाख रुपया। ओके, नेक्स्ट न्यूज है 11वां सुल्तान जौहर कप हॉकी में। अब 11वां सुल्तान जौहर कप हॉकी के फाइनल मुकाबले में जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूट आउट में 3-1 से जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूट आउट में 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। और 11वां सुल्तान जौहर कप 2023 का आयोजन मलेशिया के जौहर में तय 27 अक्टूबर से 4 नवंबर 2023 तक आयोजित किया गया। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने 11वें सुल्तान जौहर कप में पाकिस्तान को हराकर कांस्य पदक जीता। तो भारत ने क्या जीता? इसमें से कांस्य पदक जीता। किसको हराया? अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को। और वर्ष 2023 के संस्करण में कुल 8 टीमों ने भाग लिए, जबकि अभी तक परंपरागत रूप से इसमें 6 टीमें हिस्सा लेती थी, लेकिन इस बार कुल 8 टीमों ने भाग लिया। भारतीय जूनियर हॉकी टीम को सेमीफाइनल में जर्मनी के साथ 3-6 से हार का सामना करना पड़ा था। भारत और ग्रेट ब्रिटेन सबसे ज्यादा 3-3 बार इस टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक प्राप्त कर चुके हैं। भारत ने 2022 में, 2013 में, 2014 में, कब 2022 में, 2013 में और 2014 में गोल्ड मेडल, इन लोगों को गोल्ड मेडल भारत को मिला है। और इस बार क्या मिला? 2023 में कांस्य पदक मिला है, ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, 2023 में ब्रॉन्ज। ये अब यहां पर देखेंगे ये 8 देश कौन कौन सा है, वो भी अभी हम लोग जानेंगे। तो 11वां सुल्तान जौहर कप का स्वर्ण पदक जर्मनी ने फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूट आउट में 3-1 से हराया। और भारतीय जूनियर हॉकी टीम को सेमीफाइनल में जर्मनी के साथ 3-6 से हार का सामना करना पड़ा। ये चीजें हम लोगों ने अभी पढ़ ली थी। और 3-3 बार इस टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक कौन जीता है? भारत और ग्रेट ब्रिटेन। भारतीय टीम अब FIH जूनियर विश्व कप में खेलेगी और इस जूनियर विश्व कप में आयोजन 5 से 16 दिसंबर 2023 तक कुआलालंपुर में किया जाएगा। और इसकी कप्तानी कौन कर रहे थे? उत्तम सिंह कर रहे थे। भारतीय टीम जौहर कप में 3 बार विजेता रह चुकी है। ये चीज कब 2022 में, और इसके 2022, 2013 और 2014 में सुल्तान जौहर कप जीता था भारत ने।
ठीक है। और यहाँ पर भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने 2022 में ऑस्ट्रेलिया को हरा करके सुल्तान जौहर कप 2022 का खिताब अपने नाम किया था। जूनियर पुरुष हॉकी टीम की तीसरी जौहर बाहरू खिताब था। इससे पूर्व भारतीय टीम ने 2 बार 2013 और 14 में जौहर बाहरू का विजेता रह चुकी है। भारतीय हॉकी टीम 2019 में आयोजित पिछले संस्करण के फाइनल में भी पहुंची थी, लेकिन अंतिम मुकाबले में किससे हार गई थी? ग्रेट ब्रिटेन से 2-1 से हार गई थी। और भारत ने इस आयु ग्रुप के इस टूर्नामेंट में 2012, 15, 18 और पिछले चरण 2019 में 4 बार उप विजेता रही थी। कोविड-19 के कारण 2020-21 में टूर्नामेंट आयोजित नहीं किया गया था। और यहाँ पर देखिए ये इन पूल ए में और पूल बी में कौन कौन था। तो इस साल जो है जौहर कप में इंडिया पूल बी में था। और टोटल कितने देश थे? यहाँ पर मलेशिया, इंडिया, मलेशिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ये 4 देश हो गए। और पूल ए में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और ग्रेट ब्रिटेन, ये 8 देश। तो इन देशों के नाम आपको 8 देशों के नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि 2 देश पहली बार शामिल हुए हैं और पहले परंपरागत रूप से 6 देश इसमें से शामिल होते थे और इस बार 8 देश शामिल हो गए। तो इस तरह से आज का सेशन समाप्त हुआ और इसी तरह से बने रहेंगे। वीकली करंट अफेयर आते रहेगा। नेक्स्ट वीक में फिर से करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर आएगा। आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।